सो गाइज यहाँ पर जो आपकी टॉपिक हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी कि ईच डिस्टेंस क्या होती है। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। और आपका गेज लाइन क्या होती है और विकर्ण पिच क्या होती है, इनको मैं आपको थॉरिटिकल रूप से समझा चुका हूँ। लेकिन इनको आपको डायग्राम में किस तरीके से समझना है, देखो यहाँ पर विकर्ण जो पिच होती है उसको हम डिनोट करते हैं पीवी से। ओके, ये आप समझ चुके हैं। और जो पी एन होता है सरफिक्स में होता है ये इस तरीके से, पी एन सरफिक्स में, इसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। ओके, सो नाउ यहाँ पर ये पांचों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं इनको एक डायग्राम के थ्रू किस तरीके से कहाँ पर कौन सी दूरी होती है, किस तरीके से ये आपकी पी एन होती है और कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है इन कवर प्लेट में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है आपका एक डायग्राम, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम। यहाँ पर क्या करा है हमने कि एक चादर ली और एक दूसरी चादर ली, उसको हमने रिवेटिंग से जोड़ दिया है। यहाँ पर फर्स्ट है ये पहली चादर यहाँ पर, और ये है आपकी सेकंड। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। इस तरीके से ये मैं जो डॉटेड लाइन करता जा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी है पहली वाली यहाँ पर चादर, और उस तरीके से यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये हो रही हैं, ये है आपकी दूसरी चादर। ओके, सुनाओ यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो दिख रही हैं ये क्या है, रिवेटिंग। ओके, ये रिवेटिंग हो रही है इसकी पूरी चादर की। यहाँ पर हमने क्या किया, रिवेटिंग किया। तो इस तरीके से इसके गोले गोले होंगे। और देखो ये जो होंगे एक सीध में होंगे, यहाँ पर ये सीध में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीध में होती हैं ये, एक सीध में ही आपको अच्छे से बनाना है। ओके, सो ना यहाँ पर मुझे ये समझाना है कि ये जो पीवी है, पीवी कहाँ से कहाँ तक की होती है। ठीक, तो यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिविट ये रही। ओके, एक रिविट ये रही, तो इसका जो केंद्र होगा, इन दोनों का केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम डिनोट करते हैं पीवी से। सुनाओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखो यहाँ पर है ये वाली रिविट, और एक है ये वाली रिविट। ये तो होती है यहाँ पर इसके केंद्र से, लेकिन इसके केंद्र से नहीं होती। जो इसके रिविट का ये वाला भाग होता है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम पिच बोलते हैं, पिच। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पिच। और केंद्र तक लेंगे तो इसके भी केंद्र से लेंगे तो ये जो मान होगा वो होगा पीवी का। सुनाओ, दैट इज क्लियर। सुनाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन सबको फिर मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर अब बात करेंगे पीडी की। ओके, तो यहाँ पर पीडी क्लियर होगा आपका। जैसे कि इस तरीके से ये यहाँ पर डायगोनल रूप से बन रही है। डायगोनल आप समझते हैं, ओके, क्या होता है। तो इस तरीके से ये बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विकर्ण, ये विकर्ण बनी। तो विकर्ण किस तरीके से बनी, तो यहाँ पर एक रिविट ये रही, एक रिविट ये रही। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इस तरीके से वो एक विकर्ण के रूप में आपको दिखाई भी दे, तो आप उसको समझ लेना, ये आपकी होगी पीडी। ओके, पीडी। अब सो नाउ दैट इज क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गेज लाइन। गेज लाइन क्या होता है, जैसे कि यहाँ से इन दोनों के केंद्र की और एक इस वाले के केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, गेज लाइन कह देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी एन होता है। पी एन क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है आपको। पी एन को अच्छे से समझना है। एक चादर मैंने पहली वाली आपको बताई और दूसरी चादर, इन दोनों को क्या किया, सबसे पहले हमने जोड़ा एक दूसरे को, किसकी सहायता से, रिविट की सहायता से। अब यहाँ पर देखो, जब ये लास्ट रिविट है, लास्ट मानो या पहली वाली, इस तरीके से एक सीध में ही होनी चाहिए ये। ओके, डायग्राम में आपको अच्छे से नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये अलग अलग हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक सीध में ही ये बनानी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी बच रही है, ठीक, बच रही है। इसमें भी सेम दूरी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी क्या बनेगी, बचेगी, दूरी सेम बचेगी। और ये जो सीट है, ये पहली वाली सीट थी। ओके, ये क्या थी, पहली वाली सीट। तो यहाँ से ये वाली जो रिविट है और यहाँ पर पहली वाली सीट तक की दूरी, इसको हम बोलते हैं पी एन। समझ में आया, दैट इज क्लियर। सुनाओ आगे चलते हैं। ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रिवेट जोड़्स में असफल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं और यहाँ आते हैं हम, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर आएगा आपको।
अब आसानी से आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सो क्लियर। तो यहाँ पर है आपका रिविट जोड़ के असफल होने के कारण क्या क्या है। देखो, रिविट जोड़ का डिजाइन करते समय कोई रिविट जोड़ निम्न कारण से असफल हो सकता है। नंबर 1, कर्तन या शेयरिंग, शेयरिंग ही हम बोलते हैं कर्तन को, उसमें असफल होने से। नंबर 2, क्रैशिंग और बियरिंग में असफल होने से। नंबर 3, रिविट पंक्ति पर प्लेट को जो होता है, जैसे हमने रिविट करी एक रो है, उसमें क्या होगा, उसके प्लेट का फटने से क्या होता है, वो असफल हो सकती है रिविटिंग जो प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है छिद्र में प्लेट के अभंजन के कारण हो सकती है वो। नेक्स्ट है जो कम पिच दूरी के होने के कारण भी वो फेल हो सकती है। ये आपके 5 टॉपिक हैं, सॉरी 5 पॉइंट हैं आपके किसके, रिविट जोड़ के असफल होने के। ओके, सो दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये वाला, यहाँ पर है रिविट जोड़ की जो सामर्थ्य अथवा शक्ति है वो क्या होती है। सो इसको टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला टॉपिक आ गया आपका। तो यहाँ पर इनको मैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ इरेज कर दिया। इससे क्या होगी कि आपको आसानी से सभी पॉइंट क्लियर दिखाई देंगे, और उसमें क्या हो जाता है, एक तरीके से अच्छे से दिखाई नहीं देता प्रॉपर रूप में। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटिंग जॉइंट, तो यहाँ पर इस तरीके से एक ये कोई एक प्लेट है इस तरीके से, और ये हमने दूसरी प्लेट को यहाँ पर जोड़ दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट में यहाँ पर पी फोर्स लगाया, और दूसरी जो प्लेट है उसमें भी हमने पी फोर्स लगाया। इस तरीके से ये जो यहाँ पर हैं, ये है आपकी रिवेटिंग प्रक्रिया, जिससे कि आपने ये दोनों प्लेट आसानी से जोड़ दी हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डी जो होगा आपका, वो होगा रिवेट का व्यास। जो स्मॉल टी होगा वो जोड़े जाने वाली प्लेटों की जो मोटाई होगी, वो इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। जो आपकी यहाँ पर पी है वो है रिवेट के पिच। आप जानते हैं एन बराबर क्या होगी, यहाँ पर एक पिच लंबाई में रिवेटों की संख्या, कि यहाँ पर 1 2 3, 3 और 3 6, तो n बराबर यहाँ पर कितना होगा 6। आप कह सकते हैं जो रिवेटों की संख्या है वो 6 है। एफ टी क्या होगा, वो होगा जो प्लेट के पदार्थ का अंतिम तनाव प्रतिबल। जो एफ एस है वो है प्लेट अथवा रिवेट पदार्थ का अंतिम कर्तन प्रतिबल। एफ सी या एफ वी, एफ सी से भी डिनोट कर सकते हैं, और एफ वी वो इक्वल होगी किसके, प्लेट के रिवेट का जो पदार्थ का अंतिम संपीड़न या अभंजन प्रतिबल। ओके, सो दैट इज क्लियर। ये सभी पॉइंट इनको अच्छे से पता होना चाहिए कि डी क्या होता है, टी क्या होता है, पी क्या होता है, या एन क्या होता है, एफ टी क्या होता है, एफ एस क्या होता है, एफ सी क्या होता है। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी होगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो पहला पॉइंट है यहाँ पर, प्लेट की जो किनारा दूरी है कम से कम 1.75 इंटू डी के बराबर होनी चाहिए। इसको नोट कर लेना कि जो आपकी किनारा दूरी है, क्या किनारा दूरी, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.75 इंटू डी के बराबर होनी चाहिए। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, बिना छिद्र की अथवा ठोस प्लेट की जो सामर्थ्य है उसका एक फॉर्मूला है, P इजिकल टू स्मॉल पी इंटू टी इंटू एफ इंटू डी, स्मॉल एफ इंटू डी सरफिक्स में है, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका प्लेट की तनाव में जो सामर्थ्य होगी वो पी टी से डिनोट करेंगे, पी सरफिक्स में टी इजिकल टू यहाँ पर पी इंटू डी, और यहाँ पर होल ट्वाइस और स्मॉल टी इंटू एफ इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, इसको भी अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है नंबर 4 आपको दिख रहा है कि रिवेटों की जो कर्तन में जोड़ की सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ इन शियरिंग ऑफ रिवेट्स। ओके, तो इस टॉपिक में यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस टॉपिक को। अब आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है ये फॉर्मूला क्या होगा, पी एस बराबर
एन इंटू 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एफ एस। अब देखो ये जो है दो फॉर्मूले हैं आपके। ओके, दो फॉर्मूले कैसे हैं? ये तो होगा सिंगल के लिए, सिंगल शेयर के लिए। किसके लिए? सिंगल शेयर के लिए। तो और ये जो होगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा डबल, डबल शेयरिंग के लिए। किसके लिए? डबल शेयर के लिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो एन है वो इसमें संख्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि जो एन है रिपीटिंग की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, वो आपको यहाँ रखनी है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर 2n से मल्टीप्लाई होगी। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 इंटू पाई इंटू डी का स्क्वायर इंटू एफ एस का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, इंटू एफ एस है केवल। ओके, सो दैट इज क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, रिविटो के जो अभंजन में जोड़ने की जो सामर्थ्य है, पी सी इजिकल टू पी वी इजिकल टू एन इंटू डी इंटू टी एफ सी, या आप इसको डिनोट कर सकते हैं एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ वी। ये फॉर्मूला है, आप किसी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। समझ में आया? दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर पी सी पी एस या पी टी में से सबसे कम मान को जोड़ की सामर्थ्य कहते हैं। सो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इस पर आते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ओके, अब यहाँ पर है आपका लास्ट, जोड़ की दक्षता या इफिशियंसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। एन इजिकल टू, ये इस तरीके से होती है। ओके, तो यहाँ पर रिविट जोड़ की सामर्थ्य है अपॉन ठोस प्लेट की सामर्थ्य है। मतलब इफिशियंसी बराबर आपको लिखना है, इफिशियंसी बराबर रिविट जोड़ की जो सामर्थ्य है अपॉन ठोस प्लेट की सामर्थ्य है। अब देखो यहाँ पर रिविट जोड़ की जो सामर्थ्य है वो क्या है? पी टी कॉमा पी एस या आपकी पीसी में सबसे कम मान को लेना है। ठीक है, किसी का भी आपको कम मान लेना है। किसका? पीटी का, पीएस का या पीसी का। अपॉन यहाँ पर ठोस प्लेट की जो सामर्थ्य निकल कर आएगी उससे आपको भाग कर देना है। यहाँ पर उसकी इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी, जो भी कुछ आए। ओके, सो दैट इज क्लियर पॉइंट। ये आपके पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ पर सभी को। ओके, समझ में आया? यहाँ पर तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। सो यहाँ पर क्लियर हुआ आपका ये सब चीज़। और यहाँ पर है ये वाला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा कि रिविट जोड़ को डिजाइन किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक अब स्टार्ट होगा, रिविट जोड़ का डिजाइन, डिजाइन ऑफ रिविट जॉइंट। पहला पॉइंट, जोड़ का प्रकार निश्चित होना चाहिए, किस तरीके का है। जिस तरीके का मतलब सिंगल है या डबल है, ये हमें निश्चित होना चाहिए। ओके, दैट इज क्लियर। नंबर 2, जोड़ की दक्षता सिंगल रिविट के लिए क्या होगी? 45 से 60 के बीच में। डबल के लिए क्या होगी? 60 से 80 के बीच में। ट्रिपल के लिए क्या होगी? 60 से 95 के बीच में होगी दक्षता, इफिशियंसी। नेक्स्ट, जो रिविट का व्यास है वो किस तरीके से निकालना है यदि नहीं दिया होता है, क्योंकि बहुत से सवालों में केवल टी दिया होता है। तो टी की सहायता से हम क्या करेंगे? डी निकाल देते हैं। डी किस तरीके से निकालेंगे? इसका फॉर्मूला डी इजिकल टू 6 इंटू रूट टी। तो टी का मान 8 mm से या उससे अधिक हो तो तब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है। इसे अनविन का सूत्र भी कहते हैं। दैट इज क्लियर पॉइंट। यहाँ पर 8 mm से अधिक जब टी का मान हो तो जब आपको ये वाला फॉर्मूला निश्चित करना है कि टी इजिकल टू 6 अंडर रूट टी, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इससे आपकी डी आ चुकेगी। ओके, सो दैट इज क्लियर। यहाँ पर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे है नंबर 4, यहाँ पर कवर प्लेट की मोटाई। तो यहाँ पर क्या होगी? टी सी 1.25 इंटू टी। दैट इज क्लियर। ये क्या होगी? सिंगल के लिए होगी। टी सी बराबर क्या है? 0.8 इंटू टी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कवर जो प्लेट की जो पिच है वो क्या होती है? वो होती है पहली, यहाँ पर पिच किसी भी दशा में 2D से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है रिवेटों की संख्या। अब देखो रिवेटों की संख्या देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आती है। रिवेटों की संख्या, ओके, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, यहाँ पर n बराबर,
रिवेटों की संख्या को जो रिप्रेजेंट करता है वो n करता है। जोड़ की एक पिच की लंबाई द्वारा सहन किए जाने वाला भार अपॉन में एक रिवेट की कर्तन या अभंजन में सामर्थ्य है, जो भी कम हो उसको लेना है। ये नोट में बात है, आप इसको नोट कर लेना, जो भी कम हो। अब ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर कहाँ क्लियर होंगे, ये क्लियर होंगी आपकी न्यूमेरिकल में। ठीक है, समझ में आया? तो वहाँ पर आपके पूरे पॉइंट, आपके टोटली पॉइंट में वहाँ पर कवर करा दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि डिज़ाइन वगैरह पूछ ली जाए एग्जाम में तो आपको इस तरीके से लिख कर आना है, और ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको न्यूमेरिकल में। अब देखो बैक पिच, इसका मान साधारणतः 2D से 3D तक रखा जाता है। नंबर 8 है किनारा दूरी, इसका मान 1.75 इंटू डी से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अब देखो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और आगे देखते हैं। P1 बराबर P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ओके, ये सब चीज़ है। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, और जो P2 होगा वो कितना होगा, P2 होगा यहाँ पर P1 प्लस P माइनस D2 इंटू टी इंटू एफ टी। P3 क्या होगा, P1 प्लस P2 और P माइनस D3 इंटू टी इंटू एफ टी। अब देखो यहाँ पर ये पूरी चीज़ कॉमन है या नहीं, ये कॉमन है। अब यहाँ पर P1 होगा, P2 निकालेंगे तो P1 को जोड़ देंगे जो भी निकल कर आए, प्लस प्लस ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्या किया, P माइनस डी। अब 2 की बात हो रही है तो D2 करेंगे, सीधी सी बात है। और ये सब चीज़ कॉमन होगा, एक ही फॉर्मूले से तीनों याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। P1 बराबर P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। टी इंटू एफ टी ये है आपकी कॉमन, ये मोटाई होती है। और यहाँ पर समझ में आ गया इतना। अब देखो नेक्स्ट नोट, जोड़ की जो अधिकतम दक्षता के लिए PT, PV या PC बराबर होते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। इस थ्योरी को मैं आपको समझा देता हूँ और टोटल थ्योरी को आपको याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है रिवेट जोड़ की तुलना में बेल्टन जोड़ के लाभ और हानियाँ। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको इनको बताता हूँ। एक चीज़ और मैंने पिछली वीडियो में बताई थी इसी चैप्टर की, नकल जोड़ और क्वार्टर जॉइंट में अंतर, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। ये वाला नहीं क्वेश्चन आता है तो वो वाला क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एडवांटेज, बेल्टन क्रिया में आवाज़ कम होती है, आप जानते हैं। नंबर 2, बेल्टन जोड़ हल्के भार के साथ साथ कम खर्च वाले होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये जोड़ अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं, इसलिए इनकी जो दक्षता है वो अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेल्टन क्रिया कम समय में होती है तथा इनके जो अनुक्षण है अनुरक्षण है, जो मेंटेनेंस है वो क्या होता है, कम खर्च होता है। नंबर नेक्स्ट, बेल्टन के द्वारा द्रव्य या गैस रोधक जोड़ सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर नंबर नेक्स्ट देते हैं कि संरचनाओं में किसी भी स्थान पर जो बेल्ट आसानी से हम कर सकते हैं संरचना में, किसी भी संरचना में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे बट जॉइंट बनाना है, क्या करना है, बट जॉइंट बनाना है, तो वहाँ पर मैं आसानी से उसकी जो संरचना है आसानी से बेल्डिंग कर दूंगा और उसकी फिनिशिंग कर दूंगा। सो गाइज यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब देखो नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 7 आपको दिख रहा है कि बेल्टन द्वारा संरचनाओं की जटिल आकृतियाँ सरलता से बनाई जा सकती हैं। बेल्डिंग के द्वारा आसानी से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात होती है। बेल्टन हेतु एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। बेल्टन के कारण जोड़े गए अंगों में प्रतिबल शेष रह जाने से अंग का विरूपण हो जाता है। और नंबर नेक्स्ट है, बेल्टन प्रक्रम की जो ऊष्मा द्वारा पदार्थ की धात्विक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण उसके गुण बदल जाते हैं। सुना, यहाँ पर ये वाला टॉप पॉइंट है, इसको क्लियर करता हूँ। सपोज यहाँ पर ये कोई एक वर्क पीस है, W इंटू वी पी, ये वर्क पीस है। अब हमने यहाँ पर फिलर रॉड, ये इस तरीके से होती है फिलर रॉड, यहाँ पर हमने यहाँ पर बेल्ट किया। जब हम इस वर्क पीस पर वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, हीट की सहायता से ही वेल्डिंग होगी। जब हीट उत्पन्न होगी तो यहाँ से ये वाला इसका मटेरियल पिघलने लगेगा। जब पिघलने लगेगा तो इसके जो गुण होंगे, गुण होते हैं मटेरियल के, आप जानते हैं, तो इसके गुणों में क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, चेंजेस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसकी एक तरीके से हानि है। नेक्स्ट पॉइंट,
वेल्डिंग के बाद ऊष्मा उपचार एवं प्रतिबल विमोचन की आवश्यकता हो सकती है। भाई इसके वर्कपीस में कुछ गुणों में दिक्कत आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट उपचार मतलब हीट ट्रीटमेंट करेंगे। आपने हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, किस तरीके से हम करते हैं ट्रीटमेंट, तो उसका इसके बाद हम वो प्रोसेस करते हैं। सो ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हुई, इसके डिसएडवांटेज हुई, हानि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्डन से पहले जोड़े जाने वाले अंगों की जो कोर है वो उसकी आवश्यकता होती है, कोर सज्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर वेल्डन जोड़ के प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। देखो यहाँ पर ये वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो वेल्डिंग है और रिवेटिंग है ये एक दैनिक जीवन में सभी स्टूडेंट ने देखी होगी और उसी के यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, तो उन पॉइंटों को आप आसानी से लिख सकते हैं। सो ये मैं समझता हूँ ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है वेल्डन जोड़ के प्रकार। तो वेल्डिंग जोड़ के जो प्रकार है, जैसे कि आप जानते हैं बट जॉइंट होता है, लैप जॉइंट होता है, फ्लैट वेल्ड जोड़ होता है, एज वेल्ड जॉइंट होता है या स्पोर्ट वेल्ड जॉइंट होता है। ये आपके 5 प्रकार के जोड़ हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, काफ़ी डिटेल नहीं आती है एग्जाम में, केवल इनके डायग्राम को देखना है। डायग्राम की सहायता से आप इनको लिख कर आ सकते हैं यदि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है बट वेल्ड। तो बट वेल्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको एक कोई प्लेट है, ये जो है इस तरीके से जो है ये आपकी कोई प्लेट है। इसमें हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसकी वेल्डिंग की। वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर होगा या नहीं, यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो यहाँ ये इस तरीके से होगा। ये इनके टाइप हैं, बहुत प्रकार के होती हैं ये वेल्डिंग, और हमको सभी टाइप समझना है केवल यहाँ। तो यहाँ पर हमने जब वेल्डिंग करी तो ये जो शेप है एक तरीके से इस तरीके से नहीं आ रही, ये यू टाइप में, तो इस तरीके से यदि वो शेप आपको दिखती है वेल्डिंग करने के बाद, आप उसको बोलोगे यू बट वेल्डिंग। ठीक है, अब यदि वो ये वाली जो है नंबर 2 ये इस तरीके से दिख रही है वी टाइप में, उसके बाद ऊपर से आप कितनी भी वेल्ड कर सकते हो, इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जो नीचे है इस तरीके से बन रही है तो हम इसको बोलते हैं बी बट। ओके, नंबर नेक्स्ट ये है एकल वेल्डेड बट, ये इस तरीके से होती है एकल, इस तरीके से, समझ में आया, तो हम इसको बोलते हैं एकल वेल्डेड बट। नेक्स्ट है चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट। इसमें क्या होता है, ये इसके एक के ऊपर दूसरी रखी हुई होती है, चादर को जोड़ना होता है, तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे और इस तरीके से बना देंगे, हम इसको बोलते हैं चढ़ाव जोड़। नेक्स्ट है, समझ में आ गए, सभी पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं, एक एक पॉइंट समझ में आ चुके होंगे आपके ये सभी पॉइंट। आगे देखते हैं अगला टाइप। तो यहाँ पर आते हैं, इनको देखते हैं डायग्राम को, फ्लेट बेल्ट के। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक नीचे जो चादर है ये इस तरीके की रखी होती है और उसके ऊपर हम दूसरी चादर को खड़ा कर कर जोड़ देते हैं इसको, इस तरीके से, ये इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये वेल्डिंग जो हो रही है, और या इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, एक तो ऊपर यहाँ पर नीचे और यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट वेल्ड। ओके, इतना सब आप एग्जाम में थ्योरी को लिख सकते हो, किस तरीके से हम जोड़ते हैं, किस तरीके से चादर को लेते हैं, कहाँ वेल्ड करते हैं। सो दैट इज क्लियर। ये है नेक्स्ट स्पॉट वेल्ड। स्पॉट वेल्ड में क्या होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़, जैसे कि कोई बर्तन वगैरह होता है, तो बर्तन की जो चादरें होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से पॉइंट लगे होते हैं कहीं कहीं चादरों पर, जब जो चीज़ जोड़ने जाने वाली भाग होती है ना, इस तरीके से पॉइंट होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक इस तरीके का एक टूल होता है इस तरीके का, और नीचे भी एक टूल होता है। ओके, यहाँ पर, तो उनके बीच में हमको वो जोड़े जाने वाला भाग रखना होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक इधर से मतलब प्रेस करता है, एक ऊपर से प्रेस करता है, ये आपस में उनको जोड़ देते हैं। समझ में आया, तो हम इसको बोलते हैं स्पॉट वेल्ड। नेक्स्ट है आपका सिरा वेल्ड। सिरे वेल्ड में क्या है, एक दूसरे के सिरे को जोड़ना होता है। यहाँ पर इस वाले चादर का सिरा और इस वाले चादर का सिरा हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, आपको आसानी से दिख रहा है ये सब चीज़, दैट इज क्लियर। यहाँ पर आपको सभी टाइप वेल्डिंग के आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखना तो है नहीं इसके बारे में कि लिखना भी है, तो यहाँ पर मैंने ये समझा कि आपको चित्र के द्वारा ही समझा दिया जाए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। अब देखो वेल्डन जोड़ों से संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं वो हमको देखने हैं। ओके,
यहाँ पर क्या करने हैं, कुछ पद हैं उनको देखने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट की बात हो रही है फ्लैट वेल्ड। ओके, दो अंगों के संपर्क से बने कोने में वेल्डन करने पर फ्लैट वेल्ड बनता है। ओके, वेल्ड पदार्थ की काट को समद्विबाहु जो समकोण त्रिभुज माना जाता है। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर एक ये कोई चादर है, एक ये चादर है, हमने इस तरीके से जोड़ दी। तो यहाँ पर दो टांग है, या टांग से समझ सकते हो, ये एक टांग है पहली वाली, और यहाँ पर ये आपकी हो गई दूसरी वाली टांग। ओके, तो यहाँ पर ये दो लेग आपकी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमने ये जो वेल्डिंग है वो हमने करी। इस तरीके से यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, द्विबाहु समकोण त्रिभुज 90 डिग्री पर यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये जो है, ये जो सतह है, ये बेल्डन वाली सतह है। अब देखो यहाँ पर बेल्डन वाली सतह आपको दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, ये होगा कंठ की मोटाई। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है वो है संलग्न क्षेत्र। ओके, सो दैट इज क्लियर। यहाँ पर ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि बेल्डन जो सतह है वो क्या है। बेल्ट की बाहरी सतह को बेल्ट सतह कहते हैं। यह सतह समतल, उत्तल और अवतल भी हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट है टांग लंबाई या लेंथ, लेग लेंथ। चित्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी की दो समान भुजाएं AB BC में से किसी एक की लंबाई टांग कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया इस तरीके से। ओके, ये तो यहाँ पर आप इसको भी लेग बोल सकते हो, या आप इसको भी लेग बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट, कंठ मोटाई, थ्रोट थिकनेस। जब त्रिभुज एबीसी में बी से AC पर लंब BD की लंबाई को कंठ लंबाई कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कोई त्रिभुज है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट मान लिए, ये 90 डिग्री, ये हमने A माना, ये हमने B माना, ये हमने C माना। तो इसमें क्या है, पॉइंट B से C, ठीक है, और AC यहाँ पर इस तरीके से उस पर जो लंब गिरा, ये वाला क्या होगा, लंब। ये इसको हम BD से डिनोट कर सकते हैं। ओके, लंबाई को कंठ लंबाई कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T=S/√2। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। बहुत सारे फॉर्मूले इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत सरल न्यूमेरिकल है, केवल फॉर्मूला बेस है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ओके, देखते हैं आगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। नंबर 5 देखते हैं, जो फ्लैट वेल्ड का साइज है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर फ्लैट की जो मोटाई है वो होती है 1.5। ठीक है, ये बस आपको पॉइंट करना है। साधारणतः बेल्ट के साइज को न्यूनतम टांग लंबाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो S है वो होती है 1.5। समझ में आया, वो जो फॉर्मूला था आपका पीछे नंबर 4 पर। बेल्ट का जो प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ है, वो होती है LE बराबर LA-2 × S। ओके, LA बेल्ट की वास्तविक लंबाई है। इनको न्यूमेरिकल्स में आसानी से देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर आगे है जो बेल्ट जोड़ का डिजाइन और सामर्थ्य है। ये मोस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोस्ट फॉर्मूला है ये। पहला फॉर्मूला है तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य का फॉर्मूला ये है आपको, P बराबर FT इंटू यहाँ पर T स्मॉल इंटू L। ये वाला फॉर्मूला तनाव सामर्थ्य के लिए होता है। नंबर 2, स्टेप 2 सामर्थ्य क्या होती है, संपीड़न की। इसका फॉर्मूला होता है ये P बराबर FC इंटू T इंटू L। अब देखो तनाव में हमको FT, T क्या है, तनाव टेंसाइल, C क्या है, कंप्रेस। FC से डिनोट करना है ये, और FT से ये डिनोट करना है। केवल T इंटू L कॉमन है इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करना है। साथ के साथ ये फॉर्मूले आपको यही याद हो गए होंगे। दोहरे बेल्ट के लिए क्या करना है हमको, P बराबर FT इंटू L इंटू T1 प्लस T2। नंबर 3 स्टेप, दक्षता निकालनी होती है। दक्षता कैसे, FT डैश अपॉन FT, ये अन्वय प्रतिबल बोलते हैं इसको। सो यहाँ पर क्लियर नहीं होगा ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स में आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 है फ्लैट जॉइंट, जो कि स्टेप फर्स्ट क्या होता है, तनाव सामर्थ्य है, उसका क्या होता है L इंटू S/√2। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ओके, और FT यहाँ पर डैश, ये चीज़ ध्यान रखना है। लेंथ इसमें कॉमन है, इसमें S/√2 लगता है, किसमें, फ्लैट जोड़ में केवल। ओके, नॉट दोहरे बेल्ट के लिए दोनों में
2 से ही गुणा करनी होती है हमको। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूले बेस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, और यहाँ पर केवल एक ही न्यूमेरिकल समझाऊंगा। थ्योरी जो है आपकी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? कंप्लीट। तो यहाँ पर इस चैप्टर की थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट है। केवल क्या बचे हैं? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपकी मैं अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको 2 वीडियो आपको घेर दूंगा, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं और जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो यहाँ पर क्लियर आपको ये सभी चीज़। और देखो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स दिख रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर कि एक फ्लैट बेल्ट की जो फ्लैट बेल्ट की प्रति जो सेंटीमीटर बेल्ट की लंबाई है उसमें अपेक्षित, एक मिनट यहाँ पर मैं इनको इरेज कर देता हूँ, इस वजह से ये हट गया था। ओके, इसको मैं अब ऊपर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज़? ठीक, अब आसानी से आपको दिख रहा होगा। अब सवाल पढ़ते हैं। एक फ्लैट बेल्ट की जो प्रति सेंटीमीटर बेल्ट की लंबाई में अपेक्षित अधिकतम बल ज्ञात करना है आपको। यदि बेल्ट का जो साइज है वो है आपका 10 mm, ओके, तथा बेल्ट की जो अनुमेय कर्तन सामर्थ्य है वो दे रखा है उसने 102.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? अभी पढ़ा है साथ के साथ, पी एस बराबर एफ डैश एस इंटू एल इंटू एस अपॉन 2, क्योंकि अधिकतम बल ज्ञात करना है बेल्ट की लंबाई में अपेक्षित प्रति सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पर मैं बता कर ही आया हूँ आपको। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है या नहीं? ये फॉर्मूला आपको आसानी से दिख रहा होगा संपीड़ित सामर्थ्य के लिए। सो दैट इज क्लियर। यहाँ पर ही हमको ये भी निकालना होता है एस के लिए, केवल यहाँ पर एस के लिए है। एस का मतलब यहाँ पर अधिकतम बल किसके लिए? बेल्ट की प्रति सेंटीमीटर बेल्ट लंबाई से है। ओके, तो यहाँ पर एफ एस दे रखा उसने कर्तन सामर्थ्य, जो कि है 102.5, और जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर? 10 mm। ओके, तो 10 mm समझ में आया। अब एस अपॉन रूट टू, एस क्या है यहाँ पर? जो कि 10 है, 10 अपॉन रूट 2 करेंगे। अब देखो कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब करोगे तो यहाँ पर इतना इसकी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपका फोर्स आ चुका है। सो दैट इज क्लियर। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पर बस केवल मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लगा दिया था। ओके, ये न्यूमेरिकल्स एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको भी अच्छे से देख लेना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, और अगले जो चैप्टर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।